आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन की सहायता से हम अभी तक पिछला जितना भी स्टडी कर चुके हैं उसको अच्छे समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप इन तीनों क्वेश्चंस को खुद से प्रयास कीजिए करने के लिए, आप इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सब चीज़ें आप जान चुके हैं तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए और पहले तो खुद क्वेश्चन आप कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन अब कर चुके होंगे तो देखिए कहाँ पर आपसे गलती हो रही है या फिर क्या। अगर आप कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, आपको अब और अच्छे से समझने की जरूरत है। देखिए हमने पहले क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक रिएक्शन है जिसमें H2 के विलुप्त होने की दर हमें दिया है। क्या दिया है? अगर हम H2 के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की दर लिखेंगे तो क्या होगा? R बराबर H2 के रिस्पेक्ट में 1/3 dH2/dt। तो देखो हमें अभिक्रिया की दर नहीं दिया है, हमें H2 के रिस्पेक्ट में विलुप्त होने की दर दिया है। तो हमें अर्थात कितना दिया है? ये वाला पार्ट ये दिया है कितना? 6 × 10⁻²। अब देखो यहाँ पे किलोग्राम पर मिनट के रूप में लिखा गया है तो हमें किलोग्राम को चेंज करना होगा मोल के रूप में। ओके, तो हम इसे मोल के रूप में चेंज करेंगे और मिनट को वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर मिनट को चेंज नहीं करते हैं। ओके, तो हम इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा? किलोग्राम में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से, एवं H2 का अणुभार मोल तो निकालना जानते हैं ना, अगर किसी का भार दिया गया है तो उसके अणुभार से क्या डिवाइड कर देते हैं तो उसका मोल निकल आता है। तो यहाँ पर H2 का 1 हाइड्रोजन 1 होगा तो H2 का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा ये 30। ओके, क्या निकल के आया? 30 क्या? विलुप्त होने की दर। तो अब हम इसी के रिस्पेक्ट में अभिक्रिया की दर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या था? ये पूरा अभिक्रिया का दर है, या फिर हम आपको अलग दिखा देते हैं ना। तो यहाँ पर 1/3 dH2/dt 1/3 × 30 बराबर 10 आ गया। 10 आ गया क्या? अभिक्रिया की दर। अब तो NH3 के निर्माण की दर क्या निकालना है? हमें NH3 के निर्माण की दर निकालना है, अभिक्रिया की दर नहीं। NH3 के रूप में अभिक्रिया की दर नहीं पूछी, वो निर्माण की दर पूछ रहा है। तो इसके रूप में निर्माण की दर क्या होगी? 1/2 dNH3/dt। ये NH3 के रूप में अभिक्रिया की दर हो गई। हमें पूछा क्या है? केवल इतना पार्ट, ये जो है dNH3/dt अर्थात NH3 के निर्माण होने की दर। तो चूंकि हमें R फाइंड है पहले से ही, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 dNH3/dt। तो यहाँ पर निकल के आ जाता है 20। चूंकि 20 अभी मोल के रूप में है तो हमें पूछा किस में है? किलोग्राम पर मिनट के रूप में पूछा, तो इसको भी हम चेंज कर लेंगे, मोल को किलोग्राम के रूप में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर 20 था। अब चूंकि ये मोल के रूप में है तो इसे हम जब भार में परिवर्तित करेंगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा और NH3 जो कि इसका भार कितना है? 14 + 3 14 + 3 अर्थात नाइट्रोजन का 14 होता है भार, एवं हाइड्रोजन का 1, तो 14 + 3 अर्थात 17। इतना तो आप समझ रहे होंगे, निकालना आप जानते होंगे। तो यहाँ पर 17 हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 340 × 10⁻³ अर्थात ये आपका आंसर हो गया। ओके, ये कितना आ गया? किलोग्राम पर मिनट में। ये क्वेश्चन आप अच्छा समझ गए ना? ठीक है, उसी के आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि 2SO3 2SO2O2 प्रारंभ में 80 ग्राम SO3 को 100 ml के पात्र में गर्म किया गया। अब देखो पहली लाइन में हमने क्या क्या दिया गया है? एक तो
SO3 की सांद्रता दिया गया है, लेकिन किसमें दिया गया है, हमें ग्राम में दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है, इसी ग्रुप में एक क्वेश्चन आता है SO2 वाले फॉर्म में, SO2 SO3, वो भी इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, आप सेम इसी तरह करेंगे तो क्वेश्चन ये पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको किलोग्राम में दे दिया रहेगा, आपको ये मोल पर लीटर पर इंटू सेकंड में नहीं देगा, वो किलोग्राम में दे देगा। अगर आप यहाँ पर किलोग्राम को मोल चेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लास्ट में अगर इसी से मानकर रख देंगे तो वो आंसर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो किलोग्राम में दिया रहेगा तो पहले उसको हम मोल में चेंज कर लेंगे, इतनी बात ध्यान रखना। इससे संबंधित आप क्वेश्चन बुक में पाएंगे, उसको भी सॉल्व कर लेना तो आप अच्छे समझ में आएंगे। तो देखो हम इसमें भी वही प्रॉब्लम है कि सांद्रता तो दिया है लेकिन ग्राम में दिया है, तो इसको भी हमें मोल में चेंज करना होगा। तो सर्वप्रथम तो हम रिएक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं 2SO3, क्योंकि यही वह स्टेप है जो कि आधा, अगर 2-3 स्टेप जो आपको हम बताया था कि इधर आप अपना 2-3 स्टेप कर लेते हैं तो समझ लो आप आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो देखो क्या बोल रहा है, सर्वप्रथम क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, पहले तो रिएक्शन लिख लो, ऐसे क्वेश्चन में रिएक्शन लिख लो। उसके पश्चात क्या बोल रहा है कि प्रारंभ में 80 ग्राम SO3 को, क्या है ये 80 ग्राम SO3 अर्थात एक क्रिया कारक है जिसकी सांद्रता हमें दिया जा रहा है ग्राम में, तो इसको हम मोल के रूप में परिवर्तित कर लेंगे 80। अब SO3 का टोटल अनुभार क्या होगा, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 80। ये क्या निकल के आया, अनुभार। तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अनुभार, अर्थात N बराबर W अपान अनुभार। तो यहाँ पर भार कितना है 80 अपान अनुभार 80, तो यहाँ पर निकल के आता है 1 मोल, यानी कि 1 मोल इसकी सांद्रता दिया गया है SO3 को। ये कब, जब प्रारंभ में अर्थात रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो अर्थात t बराबर 0 समय पर SO3 की सांद्रता 1 है, एवं इसी समय जब t 0 पर है तो इसकी सांद्रता हम आपको बताया यहाँ पर क्या होगा 0 0, क्योंकि स्टार्ट अभी रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो अब t यहाँ पर देखो 10 ml पात्र के रूप में भी दिए, यहाँ पर आयतन दिया है जिसको हमें बाद में लीटर में कन्वर्ट करना होगा, ध्यान देना हम उसको कहाँ चेंज करेंगे, अभी हम उसका यूज नहीं करेंगे, अभी आगे चलकर यूज करेंगे। तो रिएक्शन स्टार्ट हुई, तो अर्थात यहाँ पर दिया गया है 10 मिनट बाद पश्चात मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। सर्वप्रथम तो हमें क्या लिखेंगे कि इसका जो हम आपको बताया 2-3 स्टेप, तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम यहाँ पर क्या करेंगे, कितनी सांद्रता बचेगी 1 - 2x, ये समझ रहे हैं ना, 1 परिवर्तन हो रहा है, सांद्रता में परिवर्तन होता है 1 - 2x बराबर नहीं, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2x, यहाँ पर x, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो x, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2x, x तो आप जान ही रहे हैं वियोजित सांद्रता। तो अब देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 10 मिनट पश्चात मिश्रण के कुल मोलों की संख्या। अब यहाँ पर जो क्रिया कारक के कुल मोलों की संख्या नहीं बोला, यहाँ बोला मिश्रण के, अर्थात जितने रिएक्शन उसमें कुल मोलों की संख्या, अर्थात ये पूरे 1 - 2x प्लस 2x प्लस x, कुल मोलों की संख्या कितना दे रहा है 1.25, ये कुल मोलों की संख्या बोल रहे हैं, मिश्रण की कुल मोलों की संख्या कितना है, तो ये आ जाएगा 1 + x बराबर 1.25, अर्थात x बराबर 0.25। इतनी बात समझ में आ गई, वियोजित सांद्रता है। अब यहाँ पर देखो हमें लीटर में नहीं दिया गया है, यहाँ पर हमें दिया गया है ml, 100 ml के पात्र में ये सब क्रिया हो रही है, जो प्रारंभिक मोल दिया था वो 100 ml पात्र में, तो पर 100 ml पात्र में होगा, तो इसे हम लीटर में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5। इतनी बात समझ में आई। चूंकि अब क्रिया की दर जो होती है, अब यहाँ क्या पूछा है, इस समय क्रिया की दर, अब क्रिया की दर बराबर x/t, ये तो आप जानते ही है, पहली या दूसरे लेक्चर में ही आपको बता दिए थे। तो अब यहाँ पर x निकालेंगे, इतना बात
अपॉन टी 10 मिनट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25 और मोल अपॉन लीटर इंटू सेकेंड। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है आने की संभावना रहती है। तो उसी प्रकार हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि है छद्म क्रिया कारक से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन में भी हम आप लगा सकते हैं, इसको पहले सॉल्व करना तो उसके बाद वीडियो देखना। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई जनक रिएक्शन है, उसमें 2-3 स्टेप दिया है, तो उसके लिए हमें दर समीकरण फाइंड करना है। तो दर समीकरण करने के लिए तो हम बताए थे स्लो स्टेप वाली जो रिएक्शन होती है वो दर निर्धारण का कार्य करते हैं। तो हम इस रिएक्शन का सर्वप्रथम दर समीकरण लिखेंगे। तो R बराबर, अब आप यहाँ तक तो जान गए होंगे कि दर समीकरण जो होता है किस प्रकार हम उसको लिखते हैं। दर समीकरण को आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, तो अब हम देखो यहाँ पर छद्म क्रिया कारक क्या है, यहाँ पर छद्म क्रिया कारक O है। अब कैसे कह सकते हैं, देखो कि छद्म क्रिया कारक क्या था कि एक ऐसा पद या फिर एक ऐसा जो उसमें भाग ले रहा है, जैसे O और O3 इसमें भाग ले रहे हैं, उसमें ऑक्सीजन उपस्थित तो है किसमें, दर निर्धारण वाले पद में, लेकिन मेन रिएक्शन में अर्थात जनक वाले रिएक्शन में जो ऑक्सीजन या फिर वो प्रोडक्ट क्रिया कारक है वो भाग नहीं ले रहा है, तो उसे हम छद्म क्रिया कारक बोलते हैं। आप O यहाँ पर जो है यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो ये O दिख रहा है वो मेन रिएक्शन नहीं दिख रहा है, तो तब हम कह सकते हैं छद्म क्रिया कारक है। तो हम इसे फाइंड करेंगे किसकी सहायता से, फास्ट वाले रिएक्शन से। O यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर Kc ज्ञात करेंगे, यहाँ पर Kc निकल कर क्या आएगा अपॉन O3। अब यहाँ पर देखो O यहाँ निकला है, तो यहाँ पर O हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं Kc O3 O2। अब हम इस O का मान यहाँ पर रख देंगे, R बराबर K O का मान Kc O3 O2, यहाँ पर O3 है। सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, तो O का मान जब इधर जाएगा ये O2 जो है O2 अपन नीचे आ जाएगा, ध्यान रखना सॉरी इसके लिए। तो देखो कैसे यहाँ पर जब O से O का मान निकालेंगे तो O3 से कैसे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जबकि O2 बटे ग्रुप में आ जाएगा। ओके, अपॉन O2, तो यहाँ पर K इंटू Kc एवं O3 की पावर स्क्वायर एंड O2 की पावर इनवर्स, अर्थात यहाँ पर दर समीकरण क्या निकला, K इंटू Kc O3 की पावर 2 O2 की पावर -1। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो अगर हमें जरूरत लगी तो आपके बुक से क्वेश्चन देखूंगा और उसमें अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो हम आपको बताएंगे जरूर, नेक्स्ट लेक्चर में अभी और क्वेश्चन करेंगे। फिर अगर जरूरत पड़ी तो आप यहाँ तक अगर आप अच्छे से पढ़ लिए होंगे तो आप नेक्स्ट जो आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक दिए होंगे आप वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे, आप बड़े आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये मैं मानता हूँ कि अगर आप इतना लेक्चर जो 6-7 लेक्चर हुए हैं, अगर यहाँ तक आप ध्यान से पढ़े हैं तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, आप क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक करिए, अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में अभी और क्वेश्चन से आपको प्रयास करवाएंगे, अभ्यास करवाएंगे। ओके, ठीक है, यहाँ तक पढ़िए।